आज हम आपको महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र की एक ऐसी वास्तविकता सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी कहानी जिसने दशकों से चले आ रहे एक ऐसे नेक्सस को एक्सपोज किया है जो व्यक्तिगत लालसा और मजबूरी का पैराडॉक्स है। ये कहानी महाराष्ट्र के बीड जिले की है। एक ऐसा इलाका जहाँ की हजारों गरीब और बेबस महिलाओं के लिए उनका अपना शरीर, उनका अपना गर्भाशय यानी यूट्रस, उनके रोजगार और 2 वक्त की रोटी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। चिकित्सा विज्ञान में जिस हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय निकालने की जटिल सर्जरी को किसी महिला का जीवन बचाने का अंतिम और बेहद संवेदनशील विकल्प माना जाता है, उसे बीड़ के गन्ने के खेतों में एक आर्थिक निवेश और रोजमर्रा की मजबूरी बना दिया गया। ये एक ऐसा भयानक विरोधाभास है जहां जीवित रहने के लिए अपने ही शरीर के एक हिस्से को मृत करना पड़ता है। जब आप इसके आंकड़ों को देखेंगे तो इस संकट की भयावहता आपको अंदर तक हिला देगी। राष्ट्र परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में 15 से 49 ईयर्स की महिलाओं में हिस्टेरेक्टोमी यानी यूट्रस रिमूवल का औसत महज 3.2% है। महाराष्ट्र का राज्य स्तरीय औसत भी इसके आसपास यानी लगभग 2.6% पर टिका हुआ है। लेकिन जब सरकारी समितियों और मानवाधिकार संगठनों ने बीड़ के गन्ना कटाई करने वाले मजदूर परिवारों, जिन्हें स्थानीय भाषा में उस्तोड़ कामगार कहा जाता है, के बीच जाकर सर्वे किया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर सभ्य समाज सन्न रह गया। इस विशेष मजदूर वर्ग की लगभग 36% महिला श्रमिक ऐसी थी जिनका गर्भाशय निकाला जा चुका था। सबसे दर्दनाक और अमानवीय पहलू ये था कि ये कोई उम्र दराज महिलाओं की कहानी नहीं थी। ये सर्जरी उन युवा महिलाओं पर की गई थी जिनकी उम्र 35 ईयर्स से कम और कई खौफनाक मामलों में तो 25 ईयर्स से भी कम की थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW और महाराष्ट्र विधान परिषद की डॉक्टर नीलम गेने कमेटी की ऐतिहासिक रिपोर्ट्स ने जब इस अदृश्य त्रासदी के पन्नों को आधिकारिक तौर पर खोला तो दुनिया को पता चला कि ये किसी एक दिन या किसी एक सरकार की लापरवाही का नतीजा नहीं था। ये दशकों से चुपचाप पल रहा एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक नासूर था जिसने इन महिलाओं को इस दलदल में धकेला। इस भयावह संकट के मूल कारणों को समझने के लिए हमें उस शोषण के त्रिकोण को गहराई से समझना होगा जो दशकों से मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त गांवों और पश्चिमी महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट के बीच एक अदृश्य चक्रव्यूह की तरह काम कर रहा है। यह किसी एक सरकार या किसी एक राजनीतिक दल की बनाई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र के ग्रामीण अर्थशास्त्र और चीनी उद्योग की एक ऐसी ऐतिहासिक हकीकत है जो समय के साथ इस पूरे तंत्र की रगों में दौड़ने लगी और एक विरासत में मिली ढांचागत समस्या बन गई। गन्ना कटाई का पूरा उद्योग आज भी एक बेहद अनौपचारिक लेबर आर्किटेक्चर यानी असंगठित श्रम व्यवस्था पर टिका है। चीनी मिलों कभी भी किसी अकेले मजदूर को काम पर नहीं रखती। वे हमेशा जोड़ी यानी पति पत्नी को एक सिंगल यूनिट के रूप में हायर करती हैं। इन मजदूरों के गांवों से जुटाकर मिलों तक लाने का जिम्मा होता है मुकादम यानी स्थानीय लेबर ठेकेदारों का। अक्टूबर से अप्रैल के बीच चलने वाले इस सीजन से ठीक पहले जब मराठवाड़ा में सूखा अपने चरम पर होता है और स्थानीय स्तर पर खेती या रोजगार के सारे साधन खत्म हो जाते हैं, तब ये मुकादम इन गरीब परिवारों को 50,000 से 1 लाख तक का एडवांस, जिसे स्थानीय भाषा में उचल कहा जाता है, देते हैं। इस एडवांस के मिलते ही ये परिवार अगले 6 महीने के लिए खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करने के लिए बंध जाते हैं, क्योंकि इस पैसे से वे अपने पुराने ग्रामीण कर्ज चुकाते हैं। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ये मजदूर अपने गांवों को छोड़कर पश्चिमी महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट में पहुंचते हैं। वहां खेतों के किनारे रहने के लिए ना तो पक्के मकान होते हैं, ना ही शौचालय और ना ही साफ पीने का पानी। ऐसे में महिलाओं के लिए मासिक धर्म के वो 4-5 दिन किसी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं होते। मुकादम के कड़े नियम कहते हैं कि अगर जोड़ी में से किसी एक ने भी, चाहे गंभीर बीमारी के कारण, गर्भावस्था के कारण या मासिक धर्म के कारण, एक दिन भी काम छोड़ा तो उन पर पहले दिए गए एडवांस के अनुपात में 500 से 1000 प्रतिदिन का भारी जुर्माना लगाया जाता है।
जिस परिवार की रोज की बुनियादी कमाई ही इस जुर्माने के चक्रव्यूह में फंस जाए, वह आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। नतीजा ये हुआ कि महिलाओं ने इस मासिक झंझट को और ठेकेदार के आर्थिक दंड के डर से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए अपने ही शरीर के एक बेहद महत्वपूर्ण अंग को एक आर्थिक निवेश मानकर कुर्बान करना शुरू कर दिया, ताकि वे लगातार काम पर बनी रह सके। अब यहाँ एक बड़ा और सबसे गंभीर सवाल उठता है कि यह अमानवीय व्यवस्था इतनी बड़ी त्रासदी बनने के बावजूद दशकों तक बिना किसी प्रशासनिक या कानूनी रोक टोक के कैसे चलती रही? क्यों किसी सरकार ने इन मुकादमों के चाबुक को रोकने की हिम्मत नहीं की? इसका सीधा जवाब छिपा है महाराष्ट्र की सत्ता के सबसे शक्तिशाली गलियारे, यानी शुगर बेल्ट के कोऑपरेटिव मॉडल और उससे जुड़े रसूखदार राजनीतिक परिवारों के रसूख में। पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति और सत्ता की चाबी ऐतिहासिक रूप से इन विशाल चीनी सहकारी मिलों और जिला सहकारी बैंकों के नियंत्रण से तय होती है। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में शरद पवार, अजीत पवार और उनके समकालीन सर्वदलीय क्षेत्रीय दिग्गजों ने ग्रामीण इलाकों में अपने प्रभाव का जो विशाल किला खड़ा किया, उसकी नींव इन्हीं शुगर कोऑपरेटिव्स पर टिकी थी। यह कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बहुत हद तक इस बात से तय होता था कि शुगर लॉबी किसके साथ खड़ी है। ये मिलें केवल चीनी नहीं बनाती थी, ये ग्रामीण इलाकों के सबसे बड़े वोट बैंक और फंडिंग का जरिया थी। यही वजह थी कि जब भी बीड़ या मराठवाड़ा से आने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन गन्ना मजदूरों के लिए कड़े श्रम कानून बनाने, भविष्य निधि देने या मुकादमों की मनमानी को कानूनी दायरे में लाने की मांग उठाई, तो इस शुगर लॉबी ने हमेशा पर्दे के पीछे से इसे राज्य के विकास और किसानों के हितों के खिलाफ बताकर दबा दिया। इस नीतिगत ढील के पीछे एक बहुत ही सोची समझी व्यावसायिक और राजनीतिक तर्क दिया जाता था। गन्ने की फसल का एक कड़ा नियम है, खेत में कटाई के बाद उसे 24 से 36 घंटों के भीतर मिल के क्रशर तक पहुंचना ही होता है, वरना उसकी मिठास सूखने लगती है। सुक्रोज कम हुआ तो चीनी का प्रोडक्शन गिरेगा, जिससे सीधे मिलों को और उनसे जुड़े लाखों गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। जब भी लेबर रिफॉर्म्स या मजदूरों के काम के घंटे तय करने की बात आई, तो पवार गुट और कोऑपरेटिव लॉबी के नेताओं ने विधानसभा से लेकर नीतिगत बैठकों में यह स्टैंड लिया कि अगर इन प्रवासी मजदूरों पर कड़े सरकारी नियम, शिफ्ट टाइमिंग्स या वेरिफिकेशन मैकेनिज्म लागू किए गए तो कटाई की रफ्तार धीमी हो जाएगी। कोऑपरेटिव बैरन्स का यह तर्क होता था कि मजदूरों को रेगुलेट करने से चीनी उद्योग ठप हो जाएगा और महाराष्ट्र का किसान बर्बाद हो जाएगा। किसानों की भलाई और कोऑपरेटिव आंदोलन को बचाने की आड़ में इस राजनीतिक नेक्सस ने दशकों तक एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करके रखा जिसने श्रम विभाग के अधिकारियों के हाथ बांध दिए। फैक्ट्री एक्ट और लेबर लॉ के इंस्पेक्टर कभी इन गन्ने के खेतों की तरफ रुख नहीं कर पाए। राजनीतिक इच्छा शक्ति की इसी कमी और इंडस्ट्रियल लॉबिंग का सीधा फायदा उन अनियंत्रित स्थानीय ठेकेदारों यानी मुकादमों ने उठाया। मिल मालिकों के कड़े कमर्शियल प्रेशर को इन मुकादमों ने सीधे गरीब महिला मजदूरों के शरीर पर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि मिल के पीछे खड़े बड़े राजनीतिक आका उन्हें कानून के हर हाथ से बचा लेंगे। ये व्यवस्था किसी एक पार्टी की नीयत का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सर्वदलीय कोऑपरेटिव पावर स्ट्रक्चर का वो कड़वा सच था जिसने एक पूरी पीढ़ी की महिलाओं को इस शारीरिक त्रासदी में झोंक दिया। दशकों से चले आ रहे इस राजनीतिक आर्थिक नेक्सस और अमानवीय व्यवस्था को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सिर्फ खोखले आश्वासनों की नहीं, बल्कि एक बेहद कड़े प्रशासनिक प्रहार और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी। वर्तमान सरकार ने इस विरासत में मिले संकट को केवल एक सामाजिक बुराई मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसके आर्थिक और मेडिकल रूट्स पर सीधा प्रहार करने के लिए ग्राउंड लेवल पर बड़े नीतिगत और ढांचागत सुधार लागू किए हैं। इस पूरे संकट में जो सबसे बड़ी चोट सरकार ने की वो थी निजी डॉक्टरों और अनियंत्रित ग्रामीण क्लिनिकों के उस नेक्सस पर जो कैंसर का डर दिखाकर धड़ल्ले से सर्जरियां कर रहे थे। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के जरिए बीड़ और उसके आसपास के जिलों में एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया।
नए नियमों के मुताबिक बीड़ जिले का कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल किसी भी महिला की हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय निकालने की सर्जरी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास जिला सिविल सर्जन या सरकार द्वारा गठित विशेष मेडिकल बोर्ड की लिखित प्री अप्रूवल ना हो। यदि कोई डॉक्टर बिना इस मंजूरी के सर्जरी करता पाया जाता है तो उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द करने और अस्पताल को सील करने के कड़े प्रावधान किए गए। अब डॉक्टरों को हर केस में ये साबित करना पड़ता है कि गर्भाशय निकालना चिकित्सकीय रूप से अंतिम और एकमात्र विकल्प था। इस प्रशासनिक नाकेबंदी का असर ये हुआ कि निजी क्लिनिकों का वो पूरा धंधा ही ठप हो गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस प्री अप्रूवल व्यवस्था के लागू होने के बाद बीड़ जिले में अवैध और गैर जरूरी हिस्टेरेक्टोमी की दर में भारी गिरावट आई है। अब पूरे सीजन में गिने चुने मामले ही सामने आते हैं जो पूरी तरह से जायज मेडिकल ग्राउंड्स पर आधारित होते हैं। इसी के साथ मुकदमों और चीनी मिलों की आड़ में जो मजदूर अब तक अदृश्य बने हुए थे उन्हें मुख्य धारा में लाने और उन्हें कानूनी पहचान देने के लिए सरकार ने गोपीनाथ मुंडे उस तोड़ कामगार कल्याण महामंडल को पूरी तरह से जमीन पर उतारा है। इस कल्याणकारी बोर्ड के जरिए सरकार ने 3 बड़े काम किए। पहला, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और यूनिक आईडी कार्ड। अब कोई भी मुकादम या चीनी मिल किसी अज्ञात या अनौपचारिक मजदूर को खेतों में नहीं ले जा सकती। हर गन्ना कटाई मजदूर का राज्य के पोर्टल पर डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें विशेष पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इस डिजिटल पहचान ने मजदूरों को मुकदमों के सीधे बंधक तंत्र से आज़ाद किया है, क्योंकि अब उनके पास सीधे सरकार से शिकायत दर्ज कराने का कानूनी जरिया है। दूसरा, अनिवार्य स्वास्थ्य ट्रैकिंग। सरकार ने इन महिला मजदूरों के लिए विशेष हेल्थ कार्ड जारी किए हैं। गन्ने की कटाई के सीजन पर निकलने से ठीक पहले यानी अगस्त से अक्टूबर और वापस लौटने के बाद मार्च से मई स्वास्थ्य विभाग इन महिलाओं के लिए विशेष मेडिकल कैंप लगाता है। तीसरा, जमीनी टास्क फोर्स और अवेयरनेस। आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं की ग्रामीण स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। ये कार्यकर्ता गन्ने के खेतों और बस्तियों में जाकर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करती हैं और उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती हैं, ताकि मामूली इन्फेक्शन होने पर वो घबराने के बजाय सही सरकारी इलाज चुन सके। देखिए, वास्तविकता ये है कि सिर्फ मेडिकल नियमों से इस संकट को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसकी जड़ें आर्थिक लाचारी में थी। सरकार ने इस मजबूरी को काटने के लिए कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं को एक साथ जमीन पर उतारा है, जो इस परिवार को मुकदमों के कर्ज के जाल से बचा रही है। जो लोग कहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा फ्री में दिया जाता रहा है, उन्हें ये नहीं पता होता कि 1500 रुपए उसे परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे अपने परिवार के लिए अपनी गर्भाशय निकालना पड़े। खैर, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत सूखाग्रस्त मराठवाड़ा की गरीब महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे निश्चित नकद राशि भेजी जाती रही है। इस नतीजा ये है कि सीजन के शुरू होने से पहले स्थानीय स्तर पर घर चलाने के लिए मुकदमों से लिए जाने वाले भारी एडवांस पर इन परिवारों की निर्भरता कम हुई है। इसी के साथ हले बीड़ से पश्चिमी महाराष्ट्र पलायन करते ही इन मजदूरों का राशन मिलना बंद हो जाता है, जिससे उन्हें खुले बाजार में महंगा अनाज खरीदना पड़ता था और वे कर्ज में डूब जाते थे। अब इस पोर्टेबल राशन व्यवस्था, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये मजदूर पलायन के दौरान भी गन्ने के खेतों के पास बनी राशन दुकानों से अपने हिस्से का मुफ्त या बेहद सस्ता अनाज ले सकते हैं। इससे उनके भोजन का खर्च और अतिरिक्त कर्ज का बोझ कम हो गया है। इसके साथ ही सरकार मराठवाड़ा वाटर ग्रिड और सौर कृषि पंप जैसी योजनाओं के जरिए स्थानीय स्तर पर खेती को टिकाऊ बना रही है, ताकि भविष्य में परिवारों को रोजगार के लिए मजबूरन पलायन ही न करना पड़े। वहीं केंद्र की आयुष्मान भारत और महाराष्ट्र की MJPJAY योजना के विलय से अब इन मजदूर परिवारों को सालाना 5 लाख तक का पूरी तरह मुफ्त और कैशलेस इलाज मिल रहा है।
प्रधानमंत्री जन आवास योजना, जल जीवन योजना के तहत मजदूरों के मूल गांव में अक्सर उनके पास पक्की छत और पानी होता है। सरकारी नीतियों की मुस्तैदी और कड़े प्रशासनिक ऑडिट ने बीड़ जिले के भीतर इस धंधे की रीढ़ तो तोड़ ही दी, लेकिन दशकों पुरानी सामाजिक आर्थिक आदतों और अनौपचारिक व्यवस्था को रातों रात बदलना एक बड़ी चुनौती है। आज भी जमीनी स्तर पर सुधार की रफ्तार को रोकने के लिए कई व्यवहारिक घर्षण काम कर रहे हैं। बीड़ जिला प्रशासन ने अपनी सीमाओं के भीतर हिस्टेरेक्टोमी के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है, लेकिन गन्ना कटाई का वास्तविक काम सांगली, कोल्हापुर, सतारा या पड़ोसी राज्य कर्नाटक के खेतों में होता है। कुछ शातिर मुकादम और निजी मेडिकल क्लिनिक इस प्रशासनिक चौकसी से बचने का एक नया रास्ता निकाल चुके हैं। वे इन लाचार महिलाओं को सीजन के दौरान बीड़ से दूर उन सीमावर्ती जिलों या राज्यों के ग्रामीण इलाकों में ले जाते हैं जहां स्थानीय स्तर पर जांच और प्री अप्रूवल के नियम उतने कड़े नहीं हैं, और वहां चुपके से इन सर्जरियों को अंजाम दे दिया जाता है। वही दशकों के अभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने इन महिलाओं के भीतर एक गहरी सामाजिक ग्रंथि बना दी है। गन्ने के खेतों में आज भी हर जगह पक्के शौचालय और साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मुताबिक कई महिला मजदूर आज भी कड़े नियमों के बावजूद खुद डॉक्टरों से सर्जरी की मांग करती हैं। वे इसे एक बीमारी नहीं बल्कि खेतों में बिना शौचालय के हर महीने होने वाली शारीरिक प्रताड़ना और काम छूटने के डर से बचने का एक व्यावहारिक शॉर्टकट मानती हैं। दिक्कत मुकदमों की है। इनका पूरा नेटवर्क आज भी किसी बैंक या डिजिटल खाते से नहीं बल्कि पूरी तरह कैश लेन देन और मौखिक वादों पर चलता है। जब तक ये एडवांस सिस्टम पूरी तरह से बैंकिंग चैनलों के दायरे में नहीं आता, तब तक ठेकेदारों के उस सीधे आर्थिक दबाव और जुर्माने के डर को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल बना रहेगा जो वे मजदूरों पर बनाए रखते हैं। सच कहूं तो बीड़ का ये हिस्टेरेक्टोमी संकट किसी एक रात या किसी एक राजनीतिक दल की लापरवाही से पैदा हुई सतही समस्या नहीं है। यह दशकों पुराने एक जटिल और अनौपचारिक आर्थिक ढांचे, क्षेत्रीय जल संकट और सामाजिक अभाव से उपजी एक गहरी ढांचागत बीमारी है जिसे पूरी तरह मिटाने में समय लगना स्वाभाविक है। लेकिन राहत और उम्मीद की बात यह है कि वर्तमान प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व ने इस संवेदनशील चुनौती से अपनी आंखें नहीं चुराई हैं। सरकार आज इस संकट को केवल एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में नहीं देख रही बल्कि इसके मूल कारणों पर चौतरफा प्रहार कर रही है। एक तरफ जहां सिविल सर्जन की सख्त पूर्व मंजूरी ने गैर जरूरी ऑपरेशनों पर प्रभावी ब्रेक लगाया है, वहीं दूसरी तरफ माझी लाडकी बहीण योजना के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, मुफ्त राशन की पोर्टेबिलिटी और आयुष्मान MJPJAY के सुरक्षा कवच ने इस पूरी व्यवस्था को एक मानवीय चेहरा दिया है। प्रशासन की नियत और कड़े नीतिगत प्रयास बिल्कुल सही दिशा में हैं और जमीन पर इनके सकारात्मक परिणाम देखने भी शुरू हो चुके हैं। अब असली चुनौती इस प्रशासनिक जीत को एक सामाजिक और व्यवहारगत बदलाव में बदलने की है ताकि मराठवाड़ा की किसी भी माँ या बहन को रोजी रोटी के लिए अपने शरीर की आहुति ना देनी पड़े। सरकार ने इन ठोस कदमों और जागरूक समाज के साझा प्रयासों से बीड़ निश्चित रूप से एक कड़वे अतीत को पीछे छोड़ एक सुरक्षित और गरिमा पूर्ण भविष्य की ओर बढ़ रहा है। दिक्कत आज भी है, बहुत है, जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसका धीरे धीरे इलाज भी हो रहा है।